ये लड़का बिल्डिंग के छत से फेंक दिया गया था। इसकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उसने फ्लोरेसान से मुलाकात की और फिर अटीला के रूप में अपना पुनर्जन्म लिया, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहाँ जादूगरों का राज था और वहीं अटीला के पास जादू की एक बूंद तक नहीं थी। अब जब वो जंगल के बीच एक जंगली बन चुका था, अब उसे ऐसे दानवों से लड़ना था जो कि भालू से भी 5 गुना ज्यादा बड़े थे। ऐसे हालात में उसने वही किया जो वो कर सकता था। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लड़ना शुरू कर दिया और 10 दिन बाद उसका शरीर इतना मजबूत हो गया कि अब वो भालू भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकते थे। एक सूट पहना आदमी मिस्टर साटो सोडा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है। वह खुद को साटो सोडा बताता है और समझाता है कि वह एक उपन्यासकार है जिसे अपनी मुक्त 400 अध्याय वाली सीरीज के साथ चमत्कारी सफलता मिली है। वह सोरेन की बहादुरी भरी गाथा का लेखक है। उस सिग्नेचर के साथ उसका काम आखिरकार एक गेम में बदला जाएगा। ऐसे उसकी अब तक की सारी मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली थी। ये सोचकर वो सामने रखे दस्तावेज पर साइन करने की तैयारी कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आगे उसका सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये तो उसने सोचा था जब अचानक वो खुद को बिल्डिंग से गिरता हुआ पाता है। एक आवाज कहती है, शायद उसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे वो हैरान हो जाता है। बिल्डिंग के छत के किनारे पर ऑफिस वाला आदमी उससे कहता है, इसे दिल पर मत ले। फिर वो कहता है कि ये सब सातों की भलाई के लिए है। हताश होकर सातों गुहार लगाता है, बचाओ बचाओ। वह गिर रहा है। अंत में वह आदमी बस कहता है, ये बोलना कितना बेकार है। फिर सातो सोचता है, क्या उसने सच में ये आवाज में कहा था। अचानक उस आदमी का चेहरा फट जाता है और बिगड़ जाता है और वह बताता है कि बस उसके ख्याल पड़े थे। अचानक लेखक को ये ख्याल आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई इंसान नहीं है और तुरंत अजनबी के पैर उसके हाथों को ऊपर आते हैं और वो जोर से उनके हाथ दबाने लगता है, जिससे सातो किनारों को पकड़ा हुआ था अब चीख निकलती है जब उसकी उंगलियां कुचली जाती है। निराश होकर वह सवाल करता है, यही उसकी जिंदगी का अंत था। फिर वह चिल्लाया कि यह अभी और जीना चाहता है। उसकी नजरें उस आदमी की तरफ उठी जो बिल्डिंग के छत पर खड़ा था। उसी पल उसके शरीर से एक ऊर्जा फूट पड़ी और ये ऊर्जा उसके चारों ओर के जमीनों को तोड़ते हुए एक जबरदस्त ऊर्जा का विस्फोट पूरे इलाके में फैल गया। मलबे के बीच वो सोचने लगा कि ये क्या था। शहर का जलते हुए देखकर उसने सोचा कि ये क्या, ये सब क्यों हुआ, ये सब किसने किया। उसके ऊपर तैरता हुआ आदमी उससे पूछता है, क्या उसके पास बरजत की ताकत है या बर्बरता का अधिकार। थोड़ी देर बाद उस आकृति का हाथ उसके तरफ बढ़ा। जब वो हवा में लटका था, उसे अजनबी ने उसकी साधारण ताकत की तारीफ की। फिर उसने कहा कि अब इस ताकत के साथ सातों एक नई जिंदगी जिएगा। जैसे उसका चेहरा फटने लगा, उसने घोषणा किया कि ये सब दुनिया में होगा जो उसने खुद बनाई है। फिर उसने उसे छोड़ दिया ये कहते हुए कि फिर मिलेंगे। गिरते हुए वो एक फूटते हुए ज्वालामुखी की तरफ गिरा, फिर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सामने के नजारे को देखते हुए उसने सवाल उठाया कि ये क्या है, ये सब सच है क्या। थोड़ी देर में एक सिस्टम विंडो उसे शासक की वीर गाथा की दुनिया में स्वागत करती है। ये देखकर वो सोचता है, क्या ये वही दुनिया है जो उसने खुद बनाई है। फिर वो मुड़ता है और जंगल की आ रही किसी हलचल को महसूस करता है। डर के मारे सातों बेबस होकर भालू से भागना शुरू कर देता है। जानवर अपना पंजा उठाता है, मारने के लिए तैयार रहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के सातों कहता है उसे यहाँ मरने का कोई इरादा नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर रखी कुल्हाड़ी की तरफ जाती है और जल्दी से उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और वो जानवर की तरफ दौड़ा। भालू गरजा और हमला करने को तैयार हो गया। वार सीधे जानवर के सिर पर लगा। वो जीव जमीन पर जोर से गिर पड़ा, पूरी तरह से हराया हुआ। नीचे पड़े भालू को देखते हुए उसने पूछा, यह क्या बकवास चल रहा है, यह क्या भला है। उसे एक रहस्यमयी आदमी ने इमारत से फेंक दिया था। नतीजे वो खुद के ही लिखे उपन्यास की दुनिया में पहुंच गया और उसका शरीर भी वह पूरी तरह से अलौकिक स्तर पर विकसित हो चुका है। उस पल उसने परफेक्ट तरीके से ट्रेन किए हुए अपने बाइसेप्स को महसूस किया। उसने अपनी मजबूत छाती और पूरी तरह से परिभाषित पेट को भी देखा। फिर उसने अपने शरीर के उभरे हुए मसल्स पर हैरानी जताई। लेकिन बस यही नहीं, उसकी इंद्रियां पहले से भी काफी ज्यादा तेज हो गई थी। एक पल के लिए उसने अपने आसपास की हवा की खुशबू सूंघी। उसे वही जानवर जैसी गंध महसूस हुई जो पहले आई थी। हालांकि इस बार उसे एहसास हुआ कि ये गंध एक से ज्यादा की थी। स्थिति को देखते हुए उसने सोचा सही होगा कि वह जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाए। अचानक जंगल से एक चिल्लाहट सुनाई। जैसे ही वो करीब गया, उसने देखा पेड़ों के बीच जमीन पर कोई लाशें पड़ी। एक औरत वहाँ देख रही थी। उसे समझ आ गया कि उसके सारे साथी मर चुके हैं। 4 भालू इलाके में इधर उधर घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद भालू उस औरत को एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ देख लेता है। वह गलती से एक टहनी पर पैर रख देती है जो उसके नीचे से टूट जाती है और एक भालू उसकी तरफ सर घुमा लेता है और वह उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती है। फिर एक भालू उस पर हमला करने तेजी से दौड़ता है और वो खुद को संभालती है। कुल्हाड़ी पकड़कर खड़ी हो जाती है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं और भालू उस पर हमला करने ही वाला था। तभी साटो उस भालू को पंच मारता है पूरी ताकत से, जिससे भालू दूर जाकर गिरता है। और इधर साटो भी अपनी नई ताकत से हैरान था। वो हैरान था कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई। और फिर वो लड़की से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। और लड़की भी उसे देखकर हैरान होकर, लेकिन एटिला तो मर चुका था। लेकिन उसने जल्दी से उसे पीछे मुड़कर देखने को कहा। बाकी के 3 भालू भी उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। जैसे ही वह उनसे सामना करने के लिए मुड़ता है, वो घबरा जाता है और घबरा कर बोलता है, अरे नहीं, इनसे मैं एक साथ नहीं लड़ सकता। थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसने बस पूछा, क्या सच में नहीं लड़ सकता। जानवर गरजते हुए उसके तरफ आगे बढ़े। इससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने एक जानवर पर हमला किया। पहला भालू मारा गया और उसने गिनती शुरू कर दी। बिना रुके वह दूसरे जानवर पर भी कूद पड़ता है। एक लात दूसरे जानवर को
लगती है और काउंट चलता रहता है। 2 भालू पहले ही जमीन पर गिर चुके थे, फिर वो आखिरी बचे हुए भालू के पर मुक्का मारता है। तीसरा जानवर एक चट्टान से जा टकराता है और वहीं गिर जाता है। जैसे ही काउंट खत्म होता है, जमीन पर पैर टिकाते हुए वो कुल्हाड़ी उठाता है। एक ही झटके में वो एक सटीक वार करता है। एक भालू का पंजा पूरी तरह से कट जाता है। औरत देखती रह जाती है, कुछ कह नहीं पाती। फिर वो आगे बढ़ता है, आखिरी भालू उसके शरीर के ऊपर। फिर वो पूछता है कि ये लड़की किसके बारे में बात कर रही है। अचानक वो औरत पास आती है और उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि उसे भरोसा था कि वो जिंदा वापस आएगा। ये गले लगाना उसे बिल्कुल चौंका देता है। बिना छोड़े वो कहती है कि गांव वाले सब खुश होंगे और उसे जल्दी निकलने को कहती है। उसी वक्त सिस्टम विंडो पर एक अटीला नाम के किरदार का प्रोफाइल दिखता है। उसकी उम्र 16 साल है। तुरंत बाद अटीला की यादें उसके दिमाग में उमड़ने लगती है। बीते हुए वक्त की तरफ बढ़ते हैं। वे मौत से पहले की आखिरी याद तक पहुंच चुके हैं। वह सारी नई जानकारी को समझने लगता है। यादों के बीच उसे पता चलता है कि अटीला एक भालू के शिकार के दौरान मारा गया था, जो कि आदमियों की साजिश के कारण खुद को व्यस्क साबित करने की एक परंपरा थी। धोखे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का चेहरा साफ दिखता है। उसे एहसास होता है कि वह जंगली सहायक पात्र के रूप में पुनर्जन्म हुआ है और वह अफसोस करता है कि वह मुख्य किरदार नहीं बन पाया। महिला पूछती है कि क्या हुआ, तो वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। फिर वह उसके घावों को देखता है। नीचे झुककर वह उससे कहता है कि उसके पीठ पर चढ़ जाओ ताकि वे गांव वापस जा सके। वह उसे चेतावनी देती है कि गांव 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वह जोर देता है कि कोई दिक्कत नहीं है और वह उसे वहां अकेले नहीं छोड़ सकता। आखिरकार उसे अपनी पीठ पर उठाता है और तेजी से गांव की तरफ दौड़ने लगता है। एक हरे भरे घाटी में अटीला चट्टान की चोटी से छलांग लगाता है। तेजी से उतरते हुए वह एक पेड़ से फल भी तोड़ लेता है और तुरंत बाद वह कहता है कि इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। वह अपनी साथी को भी देता है, लेकिन वह बिल्कुल मना कर देती है। दोनों एक घाटी में पहुंचते हैं जहाँ ब्लैक वुल्फ जाति का बसेरा है। दो जनजाति के लोग हैरान हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि अटीला को भालू मार चुके हैं। सभी के बीच घिरा हुआ वो उस जगह को देखता है और कहता है, कमाल है, ये सारी जगह उस स्केच से बिल्कुल मेल खाती हैं जो कभी मैंने बनाए थे। उसके सामने जो नजारा है वो ब्लैक वुल्फ जनजाति की दुनिया ही है। गाँव वालों की तरफ मुड़कर वो कहता है कि ये सबसे बड़ी इनाम है जो लेखक को सम्मान के तौर पर मिल सकता था। एक प्रभावशाली आदमी भीड़ में से गुजरता हुआ अटीला का नाम बुलाता है। उसके सामने खड़ा है उसका पिता, वो महान योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले ही 5000 सैनिकों की सेना को हरा दिया था। काले भेड़ियों के कबीले का प्रमुख मुनुक उसे ध्यान से देखता है। फिर वह पूछता है कि क्या उसका बेटा उसके सामने कुछ कहना नहीं चाहता। अटीला बोलता है कि वह वापस आ गया है। कबीले का नेता उसे जोर से गले लगाता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ मुनुक अपने बेटे का स्वागत करता है। लड़का वहीं रुक जाता है। मौके पे सब बोलती बंद कर देते हैं। मुनुक भावुक होकर कहता है कि वो सच में वापस जी उठा है जैसे पुराने ज्ञानी ने बताया था। फिर वो जोर से चिल्लाता है कि काले भेड़ियों की कहानी सच थी और गर्व से बताता है कि वो बहुत खुश है। फिर सरदार बड़ा जश्न मनाने को ऐलान करता है। वादा करता है कि खाना पीना ऐसे मिले कि सब भर भर के खा पी सके। रात को पूरा कबीला आग के पास जमा हो जाता है, दावत करता है और महान मार्शल भगवान राजा की जय जयकार लगाता है। अटीला बड़े आराम से खा रहा होता है और कहता है कि वो तो हमेशा खाना खा सकता है। तभी एक आदमी उसे एक मग पीने का ऑफर करता है जिसे वह बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। पीछे जनजाति का योद्धा नाच रहे थे और जबकि बाकी ढोल बजा रहे थे। यह नृत्य महान मार्शल भगवान राजा की कहानी दर्शाता है। कहानी बताती है कैसे वह निडर योद्धा अपने दुश्मनों द्वारा मारा गया था, लेकिन फिर मृतकों से लौट आया। एक नर्तकी तेजी से चलती हुई कुल्हाड़ी उठाए हुए नाच रही थी। वह घूमती है और हर मुंह को बखूबी अंदाज में देती है। एक तेज घुमाव के साथ नृत्य और ज्यादा जोर पकड़ जाता है। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन खत्म हो जाता है। इस तरह रक्षक की कहानी खत्म होती है। गाँव अब सुरक्षित हो गया। गाँव वाले नए जोश के साथ जश्न मना रहे हैं। वह जश्न मनाते हुए सोचता है कि अगर सच में यह उसकी कहानी की दुनिया है तो असली दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है। वो रास्ता है परीरा। वहाँ सबसे ताकतवर जादूगर रहता है क्योंकि वहाँ का रास्ता बनाता है। अटीला मांस का टुकड़ा खा रहा है। इसी वक्त एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि अटीला ने 4 भालुओं को हरा दिया। ब्लेड काला भेड़िए के कबीले का योद्धा उसकी तारीफ करता है, उसकी शानदार उपलब्धि के लिए इसकी तारीफ करता है। फिर उसे बताता है कि अब वो एलीट योद्धा समूह का हिस्सा बन गया है। ब्लेड वुल्फ कबीले के किसी भी सदस्य के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है और साथ ही यह मुखिया बनने की भी शर्त है। इसलिए ब्लीड उसे जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता है। जश्न के साथ साथ चुपके से तीव्र सत्ता के लिए लड़ाई भी शुरू हो जाता है। अटीला अचानक मग को हवा में रोक देता है और उसे पलट देता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सुगंध देता है। यह देखते हुए ब्लेड पूछता है कि क्या हुआ, वह क्यों नहीं पी रहा है। सीधे सवाल पर अटीला कहता है कि बेहतर होगा कि बात करना छोड़ो और सीधा लड़ो। ब्लेड जवाब देता है कि काफी समय हो गया है और मजाक में कहता है कि उसने कुछ दिलचस्प बातें सीख ली है। वह चेतावनी देता है कि ज्यादा घमंडी मत बनो क्योंकि उसे कभी भी पता नहीं कि कौन कौन से जादू इस्तेमाल हुए। फिर ब्ला कहता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है और रात का पूरा मजा लेना चाहिए। अटीला
उससे रुकने को कहता है, लेकिन योद्धा अलविदा कहकर अपने लोगों के साथ चल देता है। अलाव के पास खरगोश खाने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक लड़का आता है, मौजू से कहता है कि वही जानवर का शिकार करने वाला था। नेता मुस्कुराया और बोला, ये लड़का बड़ा योद्धा बनेगा, ये अपने छोटे भाई ब्लाक से बिल्कुल अलग। कभी पिता न पाकर अटीला समझ नहीं पा रहा था कि इस हालात में कैसे बर्ताव करे। अगर उसका पिता होता तो शायद वो भी ऐसे ही बात करता और तारीफ पाता। अचानक मुनुक उसे पास बुलाता है, फिर कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ है। फिर मुखिया उसे उस श्रेष्ठ योद्धा का निशान देता है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है, जो एक ही शिकार में 3 या उससे ज्यादा भालुओं को हराता है। मुनुक पूछता है कि क्या वह बोल नहीं पा रहा और कहता है कि ये वो सम्मान है जिसके लिए कोई भी योद्धा अपनी जान दे दे। फिर वह जल्दी से उसे निशान पहनाता है। अटीला पट्टा बांधने की कोशिश करता है, लेकिन समझता है कि उसने कभी पहले ऐसा नहीं किया। अजीब तरीके से वहाँ खड़ा होता है, उसका पट्टा उलझा हुआ होता है। मुनुक पूछता है क्या हुआ, तो अटीला बताता है कि उसने अपना हाथ थोड़ा चोटी कर लिया है और सही से पट्टा ठीक नहीं कर पा रहा। ये सुनकर मुखिया खुद पट्टा बांधने की पेशकश करता है। पट्टा ठीक करते हुए गांठ उसके कमर पर बिल्कुल सही बैठी है। मुनुक उठकर कहता है कि अटीला बहुत बड़ा हो गया और यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो बस धन्यवाद करता है। फिर मुखिया उससे सिर पर हाथ रखता है और उसके बाल हल्के से सुलझाता है। कहता है कि उसे ज्यादा खुश दिखना चाहिए, लेकिन अटीला जवाब देता है उसे शर्म आती है। मुनुक जोर से चिल्लाता है कि सर कोई बात नहीं, क्योंकि 16 साल की उम्र में योद्धा बनना किसी ने पहले कभी नहीं सुना। बाकी जनजाति के सदस्य उसे जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू करते हैं। अटीला सारी तारीफों पर मुस्कुराया। मुनुक ने अपना मग उठाया और ब्लैक वुल्फ के गुमनामी योद्धाओं के नाम टोस्ट किया। कबीले के सारे लोग जश्न मनाने के लिए अपने मग उठाते हैं। वह जवान अभी उसके साथ टोस्ट करता है, सोचते हुए कि शायद ये जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। अचानक एक आदमी का मग उसके हाथों से गिर जाता है और वह आदमी होता है अटीला का पिता। वह पूरी तरह से बदल चुका है, एक राक्षस की तरह। अटीला हताश होकर अपने पिता को पुकारता है। अटीला सोचता है क्या ड्रिंक में कोई जहर तो नहीं था, लेकिन मुनुक के मग से कोई अजीब सी गंध भी नहीं आ रही है। युवक अपने पिता को पकड़कर बार बार बुलाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक भयंकर गर्जन सुनाई देती है। मुनुक लगातार गरजता रहता है, पूरी तरह से बेकाबू होकर। जांच में पता चलता है कि वह अब एक अनियंत्रित क्रोधित स्थिति में है। जनजाति का मुखिया अपने ही लोगों पर हमला करने लगता है। उसी वक्त अटीला को समझ में आता है कि डेरा का निशाना सिर्फ मुनुक नहीं, गाँव वाले भी थे। असली मकसद तो सबको मार डालना था जो जनजाति के मुखिया की तारीफ करते थे। अटीला कहता है कि मुनुक के अपने ही हाथों से उन लोगों को चोट पहुंचाना जो उसे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, माफ करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। मुनुक बेकाबू होकर आगे बढ़ता है। जवान आदमी उसका सामना करता है, उसे जगाने की गुहार लगाता है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे एक बहुत ही जोरदार मुक्का पड़ता है। वो जमीन पर जा गिरता है। समझ आता है कि कोशिश करना बेकार है। उसके पिता उसे सुन नहीं सकते। फिर भी अटीला उठ खड़ा होता है और कहता है यह सच नहीं हो सकता। मुनुक गर्जन करता है और जब उसकी तब्दीली पूरी होती है फिर वो हमला करता है। भारी जोर का मुक्का जमीन पर पड़ता है और उससे लगी ताकत से वो उड़ता हुआ गिरता है। अटीला समझ जाता है कि अपनी अब तक की ताकत से उसे रोकना मुमकिन नहीं है। जैसे ही दहाड़े गूंजती है, गांव वाले घबरा कर भागने लगते हैं। एक लड़का अपनी माँ के पास दौड़ता है जो जमीन पर गिर चुकी है। वो उसे हिलाता है और गुहार लगाता है, उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। औरत अपने बेटे से कहती है कि वो आगे चल जाए। मुनुक उसकी तरफ बढ़ता है। वो चिल्लाती है कि जितनी तेजी से हो सके भाग जाओ। फिर लड़का जमीन से एक कुल्हाड़ी उठाता है। मुड़कर वो कहता है कि वो अपनी माँ की हिफाजत करेगा। उस कबीले का मुखिया बच्चे को मारने ही वाला है। उसी पल अटीला उसके सामने आ गया, अपने हाथों से वार रोक लिया। उसने बच्चे की हिम्मत की तारीफ की और बच्चा उसे भाई कहने लगा। फिर उसने दूसरों से कहा कि इन दोनों का ध्यान रखे, कबीले के लोग माँ और बेटे को खतरे से दूर लेकर चले। अटीला मुनुक के एक मुक्के को रोक देता है और उसे एहसास होता है कि एक मुक्के को रोकना काफी नहीं है। मुनुक हमला करने के लिए तैयार हो गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और अटीला का चेहरे पर वार किया। वार से उसका कान कट जाता है। मुनुक उस पर फिर जोरदार हमला करता है और वार अटीला के साइड पर लगता है। अटीला खून से लथपथ है। समझ जाता है कि अब हिचकिचाने की कोई बात नहीं। वह अपने पिता का हाथ पकड़ता है, जानते हुए कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अटीला खुद को संभालता है और लड़ने का फैसला करता है। दोनों आमने सामने होते हैं, टकराव के लिए तैयार। मुनुक झपाटा मारता है। जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। इसके जवाब में वह भी हमला करता है और एक मुक्का मुखिया के ठुड्डी पर भी लगता है और एक मुक्का अटीला के सिर पर पीछे से झटका देता है। फिर भी अटीला तेजी से कई मुक्के मारता रहता है। ये मुक्के मुनुक के सीने पर लगते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसे समझ आता है कि इतना काफी नहीं होगा उसे गिराने के लिए। मुनुक फिर से हमला करने को तैयार होता है। कुछ ही पल बाद दोनों एक दूसरे पर पंच बरसाते हैं। अटीला जोर से जमीन पर गिर जाता है। कबीले के लोग इस नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान है। खांसते हुए वह उठने की कोशिश करता है, खुद को जमीन से ढकेलता हुआ। वो अपनी सांसें संभालने की कोशिश करता है और कहता है काला भेड़िया योद्धा वो होता है जो अपनी जान जोखिम में डालता है ताकि अपने प्यारे लोगों की रक्षा कर सके। और यही बात मुनुक हमेशा से दर्शाता रहा है। अटीला को याद आता है कि उसके पिता गांव वालों की रक्षा करते थे, भले ही उनकी जान क्यों न चली जाती। इस सोच के साथ वो उठता है और अपनी वीरता की हुनर दिखाता है। युवा मुनुक की ओर दौड़ता है और जोरदार सिर का वार सीधे नेता के सीने पर लगता है। इतनी तेजी से लगता है कि मुनुक का एक दांत उखड़ जाता है। हमले की ताकत से मुखिया का शरीर पीछे ढकेल दिया जाता है। दांत गिरकर जमीन पे चिपक जाता है। थका हुआ अटीला हकलाते हुए पीछे हटता है। कुछ ही पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ता है। सोचते हो कि क्या यही अंत है। मुनुक खड़ा रहता है और उस
उसका शरीर धीरे धीरे पहले की तरह होने लगता है। जमीन से अटीला उसे देखता है, पूरी तरह से हैरान। मुनुक अपने ही हाथों को देखता है और पूछता है क्या हो रहा है। अटीला जमीन पर पड़ा रहता है, सोचते हुए कि क्या उसके पिता होश में आ गए हैं। एक सिस्टम स्क्रीन उसकी पुष्टि करती है। मुनुक ने अपना गुस्सा खत्म कर लिया था। ये देखकर उसे एहसास हुआ कि उसके पिता सच में पहले जैसे हो गए हैं। फिर उसकी नजर सामने एक चीज पर पड़ी, उस जमीन पर पड़े सुई की तरफ जो उस हेड अटैक के बाद उसके सर से गिरी थी। और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। मुनुक उसकी तरफ दौड़ता है और इधर ब्लेड और उसके साथी घोड़े पर सवार होकर जंगल में कहीं जा रहे हैं। और ब्लेड कहता है उस चुड़ैल द्वारा बनाई गई गुस्से की सुई इतनी आसानी से कैसे निकल गई। बस सर से टक्कर मारी और वो बाहर निकल गया। ब्लेड अपने घोड़े को मारता है ताकि वो जल्दी से भाग सके। गायब होने से पहले अटीला से कहता है अपने हीरो बनने की मजा ले लो क्योंकि कल सब खत्म हो जाएगा। ग्रुप उत्तर की तरफ बढ़ता है। ग्रुप गुफा के मुहाने पर पहुंचता है जहां पर ब्लेड सबको आदेश देता है अंदर जाने के लिए। वे लोग टॉर्च जलाकर अंदर जाते हैं और अंदर से एक जोरदार गरजने की आवाज आती है, जो लिया है उसे वापस लौटा दो, जिससे सब कांप उठते हैं। उनके सामने एक विशाल जंजीरों में बंधा दानव था, अपने बच्चे को वापस लेकर आने के लिए चिल्लाता है। ब्लैक वुल्फ जनजाति का दिव्य जीव, जिसे जंगल की आपदा भी कहते हैं, गुस्से से दहाड़ता है। ब्लाउ जीव से उसके नाम से बात करता है। वह जीव उसे चुप रहने को कहता है और कायर कहता है, तो ब्लाउ उसके बच्चे को मारने की धमकी देता है, जिससे वो बच्चा बहुत ही डर जाता है। माँ उसे रुकने की गुहार लगाती है। फिर ब्ला कहता है कि ब्लैक वुल्फ जनजाति को पूरा खत्म कर दो, तो वो ना चाहते हुए भी वो जीव से हाँ में जवाब देती है। और इधर अटीला अपने बिस्तर पर जगता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ है। उसके बगल में उसके पिता मुखिया भी लेटा हुआ है और उसे जागने पर उसे हेलो बोलता है, जिससे वह हैरान होकर उससे पूछता है कि आप ठीक तो हैं। तो मुनुक जवाब देता है वह ठीक है, बस वो अपना शरीर हिला नहीं सकता, चिंता मत कर। पीठ के बल लेटे हुए मुखिया कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ सुना और वो बहुत दुखी है। अटीला कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि सब उस कमीने ब्ला की गलती है। फिर भी वह जोर देकर कहता है कि वह गांव वालों की सुरक्षा नहीं कर पाया। फिर वह कहता है कि अब उसके पास जनजाति का लीडर बनने का कोई हक नहीं है। लेकिन अटीला उससे सवाल पूछकर कहता है क्या ब्ला यही नहीं चाहता। फिर भी उसके पिता उसे समझाते हैं कि कल जो हुआ ये काफी गंभीर बात है। अचानक बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गाँव के लोग कमरे में घुस आते हैं और मुखिया का हाल चाल पूछने लगते हैं और उसे उनमें से एक आदमी चिल्लाता है धक्का मत दो, मुखिया अभी ठीक हो रहे हैं। और वे लोग मुखिया से काफी प्यार करते हैं। और उन्हीं के बीच वो औरत भी होती है जिसे अटीला ने बचाया था। अपने बेटे के साथ आती है और उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। और वो बताती है कि उसने उसकी वजह से उन्होंने अनगिनत लड़ाइयों में अपने मुखिया की सुरक्षा पाई है। फिर कहती है कि सब जानते हैं कि गांव वालों से मुखिया कितना प्यार करता है, वे उस पर भरोसा करते हैं। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह उनसे कहती है कि उन पर विश्वास करो क्योंकि वो भी अपने मुखिया पर भरोसा करते हैं। मुनुक अपना चेहरा हाथ से छिपा लेता है। कबीले वाले अपने हाथ उठाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, सब मिलकर ब्लैक वुल्फ जनजाति की रक्षा करेंगे। आंसू से भरा चेहरा लेकर वो बस उनका धन्यवाद करता है। अचानक कोई कमरे में दौड़ता हुआ आता है। वो आदमी सबके सामने रुकता है और जोर से कहता है ध्यान दो। वो बताता है कि जंगल की तबाही यानी वो राक्षस गांव पर हमला कर रही है। बाहर गांव आग के लपटों में जा चुका है, तबाह हो रहा है। गांव के बीच जंगल की तबाही बेकाबू होकर गरजती है। जंगल की ये तबाही वो दिव्य जीव कर रही थी, जिसे जंगल की आपदा कहते हैं, जो कभी महान मार्शल किंग के साथ मिलकर ब्लैक वुल्फ जनजाति की रक्षा करती थी। इसलिए ब्लैक वुल्फ जनजाति के लोग उसकी काफी सम्मान करते थे। और एक आदमी मुनुक के पास आकर बोलता है कि वो जंगल की आपदा गांव पर हमला कर रही है। मुनुक अपने बिस्तर पर खड़ा होकर जोर से कहता है मैं ये क्या सुन रहा हूँ। और अटीला बिस्तर के पास खड़ा होता है और कहता है वो आ जाएगा, लेकिन उसका पिता उसे रोक देता है और वो कहता है कि ये एक बेवकूफी है क्योंकि इंसान किसी दैविक जीव का सामना नहीं कर सकता। फिर भी अटीला जाने की जिद करता है, अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। और हथियार हाथ में लेकर अटीला वादा करता है कि वो वापस, और निकलने से पहले वो उनसे कहता है कि मेरा इंतजार करो। और बाहर उस जीव की दहाड़ धमाकेदार गूंज रही है। एक आदमी उस जानवर की तरफ इशारा करता है। अटीला उसकी तरफ मुड़ता है और वो नजारा देखकर कहता है कि ये जीव कितना बड़ा है। तभी ब्लेड और उसके साथी आ जाते हैं और कहते हैं वो काफी लेट हो गया। और वो पूछता है क्या अटीला सच में ये सोच रहा था कि वे सब ठीक होने तक का इंतजार करेंगे। और फिर अटीला जोर से ब्लेड का नाम पुकारता है और जवाब में ब्लेड कहता है अटीला भोला है, बिल्कुल अपने पिता जैसा। और अटीला बातें करने के बजाय उसे लड़ाई करने की चुनौती देता है, अपनी कुल्हाड़ी तैयार करते हुए। भला उसकी बहादुरी की तारीफ करता है और कहता है ये उस महान मार्शल किंग के पुनर्जन्म के लायक है। लेकिन फिर वो बताता है कि वो खुद मुकाबला नहीं करेगा और हाथ उठाकर आदेश देता है और उस जीव का पंजा जोर से जमीन पर टकराता है। अटीला अपनी कुल्हाड़ी से उस वार को रोक देता है। जंगल की तबाही ब्ला के पीछे प्रकट होती है, उसके आदेश का इंतजार करती हुई। अटीला हैरान होकर पूछता है ये एक दिव्य जीव है और ये इसकी बातें क्यों मानेगा। ब्ला कहता है कि दुश्मन को घुटने टिकवाना आसान काम है, उसके हिसाब से तुम्हें बस उसकी सबसे कीमती चीज लेनी है। और वहाँ वो उस दिव्य जीव के बच्चे को अपने हाथ में पकड़े हुए है, क्योंकि इस तरकीब से वो देवता जैसा जानवर भी उसके कब्जे में आ गया जब उसका बच्चा पकड़ा गया, क्योंकि जो चीज बचानी होती है वही कमजोरी बन जाती है। अटीला पूछता है क्या उसने अपनी आखिरी बातें कह दी। ब्ला जवाब देते हुए पूछते हुए कि क्या ये जवान लड़के की आखिरी बातें हैं। फिर वो इशारा करता है और जंगल की तबाही को हमला करने का आदेश देता है। अटीला तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वो प्राणी तैयार हो जाता है और अपने पंजे से हमला करता है। अटीला उसे कुल्हाड़ी के डंडे से वार डाल देता है। उसी पर उसे एहसास होता है कि स्थिति बहुत खराब है। उसे समझ में आता है कि उसे अगर सीधा वार लगा तो वो कुचला जाएगा। दानव फिर से हमला करता है और अटीला जोर से धक्के से पीछे ढकेल लिया जाता है। फिर भी वह खड़े होने में कामयाब रहता है, हालांकि वार की ताकत से उसे खींच ले जाती है।
अटीला उस विशाल शरीर की रफ्तार को महसूस कर सकता है, जो पत्थर जैसा कठोर और आम हथियारों के लिए अजय है। जैसे ही वो प्राणी उसके करीब आता है, वो सोचता है अब क्या किया जाए। तभी उसे याद आता है कि जब पत्थर कट नहीं सकता तो उस ब्लेड को तुम उस पत्थर में गाड़ दो। ये सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी तैयार की और सही जगह पर रख दी। फिर पहली कुल्हाड़ी पर दूसरी कुल्हाड़ी से पूरे जोर से वार किया। वार इतना जोरदार था कि वो ब्लेड उस जानवर के शरीर में पूरी गहराई तक धंस गई। वो जानवर अपने कंधे पर लगी चोट की वजह से चिल्ला उठता है। अटीला फिर से हमला करने को तैयार होता है। जीव ध्यान से उसे घूर रहा था। उसने जानवर के पंजे पर सीधा वार किया। उसके बाद वो घूमता है, शरीर को गति देने के लिए तैयार होता है। फिर वो जोरदार वार के लिए हवा में छलांग मारता है। कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उस राक्षस के कंधे पर लगती है और वो ब्लेड उस राक्षस के चमड़ी में गहरा वार करता है। और एक आदमी समझ जाता है कि वो एक कुल्हाड़ी पर दूसरी कुल्हाड़ी रख कर वार कर रहा है। कई वारों के बाद ये राक्षस अपने बच्चे के पास आता है, जो उसकी जमीन पर पड़ा होता है। ब्लेड उसे बेकार भालू कहता है और फिर अपने लोगों को तीर चलाने का आदेश देता है। तीरों की बारिश अटीला की तरफ बढ़ती है। वो अपनी कुल्हाड़ी से उन तीरों को टालने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से हर एक तीर को वापस झटक देता है। उनमें से एक आदमी उसे भी राक्षस कहता है। उसी आदमी का सिर कट जाता है और वो अपने साथियों को भागने के लिए चिल्लाता है। अटीला बिना किसी झिझक के ब्लेड के साथियों पर टूट पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो अपने आखिरी दुश्मन को मार गिराता है और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसने ब्लेड के सारे आदमियों को हरा दिया था। फिर वो ब्लेड की तरफ मुड़ता है और दोनों के बीच लड़ाई की चुनौती देता है। आखिरकार ब्लेड ने चुनौती स्वीकार करी और उसे लड़ने के लिए बुलाया। ब्लेड अटीला की तरफ कूद पड़ा, हमला शुरू करते हुए। कुछ लोग कह रहे थे कि वे दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं बिना हिले डुले, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि हो सकता है लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी हो और उन्हें पता भी न चला हो। और ऐसे शुरू हुआ सामना जो ब्लैक वुल्फ कबीले का भविष्य तय करेगा। अटीला अपनी लड़ाई की मुद्रा में डटा हुआ है। दूसरी तरफ ब्लेड भी शांत है, अपने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़े हुए। अचानक वो एक कदम आगे बढ़ता है। एक पल में वह गायब हो जाता है, जिससे अटीला अचानक गायब होने से हैरान रह जाता है। फिर वह ब्लेड उसके पीछे आकर हमला करता है। बिना रुके वह एक और हमला करता है, जो अटीला के कंधे को काट देता है। हैरान होकर अटीला पूछता है यह क्या चाल थी। ब्लेड फिर से टूट पड़ता है और अटीला समझ जाता है वह समय पर बच नहीं सकता। और ब्लेड उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसने सच में सोचा था सिर्फ अपनी ताकत से जी सकता है, और उसे वह बेवकूफ कहता है और उस पर जोरदार हमला करता है। अटीला बचाव करता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है और अपने ओपोनेंट की ताकत को मानता है। वारों की लड़ी उसे पीछे धकेल देती है। वो कोई भी मौका नहीं पा रहा, यहाँ तक कि वो अपनी कुल्हाड़ी से हमला भी नहीं कर पा रहा। ब्लेड उसकी तारीफ करता है कि वो उसके तेज से तेज हमलों से बच गए। फिर भी वो अपनी अगली चाल के लिए तैयार होता है। वह एक झटके से फिर से आगे बढ़ता है और अटीला अचानक से हरकत पर ध्यान देता है और उसी वक्त ब्लेड कहता है जीत उसकी होगी। उस पर छलांग लगाकर वह सटीक वार करता है। तकनीक और अनुभव से ब्लेड साफ उससे बेहतर था। फिर भी अटीला पलटवार की तैयारी करता है। उसे याद आता है कि ये वार मुनुक के मुकाबले कुछ नहीं है। एकदम सही मौका पाकर वह सटीक हमला करने का फैसला करता है। वह अपने कुल्हाड़ी के हैंडल से ब्लाडो को मारता है। वार सीधा लगता है, जिससे वह खून उगलने लगता है। कुछ लोग जश्न मनाने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि अटीला जीत गया। वह खड़ा रहता है जैसे विजेता हो। जमीन पर पड़ा ब्लाडो हंसने लगता है। अटीला पूछता है क्यों हंस रहा है तुम। हंसते हुए वह जवाब देता है कि अब उसके असर दिखाने का वक्त आ गया है। अटीला तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। ब्लेड बोलता है मेरी पूरी कुल्हाड़ी बर्जरकर पॉइजन से सनी थी और तुम जानते हो अगर मेरी कुल्हाड़ी से तुम्हें कट लग जाए तो तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। अटीला साले कमीने। ब्लेड बोलता है हा, तुम ही होगे वो जो ब्लैक वुल्फ जनजाति को पूरी तरह से खत्म करेगा। बाकी सब हैरान होकर बोलते हैं ये क्या हुआ। अटीला का पूरा शरीर जलने लगता है। वो बोलता है क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ, और वो जोर से चीखने लगता है। ब्लेड कहता है हा, जंगली जानवर बन जाओ और बेरहमी से मारे जाओ। अटीला बोलता है मेरा शरीर पूरा गर्म लग रहा है, क्या हो रहा है मेरी बॉडी के साथ। तभी हम देखते हैं वो दिव्य जीव अटीला का नाम पुकारता है और कहता है तुम ही होगे वो जो मुनार्क सूल पर राज करेगा। अटीला हैरान होकर दिव्य जीव बोल सकते हैं, वो बोलता है। इस पर वो दिव्य जीव बोलता है तुम अभी ह्यूमन से ज्यादा एक राक्षस की तरफ हो और इसलिए तुम मेरी बात साफ साफ समझ सकते हो। फिर वो दिव्य जीव अपना मुंह खोलता है और उसे एक स्वॉर्ड देता है। कहता है ले लो इसे, जब ब्लैक वुल्फ जनजाति की आत्माएं गूंज उठेगी तब तुम्हें ये जगाने में तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि ये महान राजा मार्थल भगवान की स्वॉर्ड है जो उसे मिलता है, जो पहले मुझे यानी इस दिव्य जीव को हराता है, और इसलिए वो तुम्हें मिलता है जिसका नाम है म्यूल। और सिस्टम पर म्यूल दिखाता है और उसकी पावर दिखाता है। और फिर वो दिव्य जीव कहता है लड़ो योद्धा उनके लिए जिन्हें तुम बचाना चाहते हो। तभी उसकी पावर अनलीश होती है। अब अटीला अपना पावर महसूस करता है और कहता है अब मैं उस व्यक्ति के लिए लड़ूंगा जिसे मुझे हर हाल में बचाना है। और धूल हटती है। उसके बीच अटीला स्वॉर्ड लेकर स्वैग में खड़ा है। सब लोग हैरान है। ब्लेड हैरानी से क्या वो हिल क्यों नहीं रहा। तभी अटीला अपनी पावर अनलीश करता है और ब्लेड की पूरी फट जाती है। ये देखकर फिर अटीला कहता है चलो सब खत्म करें। पलक झपकते ही अटीला आगे बढ़ता है और नजरों से ओझल हो जाता है। ब्ला कुछ बोले उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है। वार के बाद अटीला फुर्ती से जमीन पर उतरता है। ब्ला फिर से चोटिल होता है, ये चिल्लाते हुए ये असंभव है। खंजर उसके कंधे में फंसा हुआ है। वह ब्लेड को घूरता है। अपने ही शरीर में गड़ा हुआ हथियार को पहचानते हुए वह पूछता है क्या यह म्यूल है। उसे कुछ प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना अटीला ने आखिरी बार किया। उस प्रहार से ब्लेड पीछे की ओर उड़ गया। वह मुंह के बल गिर पड़ा। वो अपने ही खून में सना हुआ हार गया था और उसे आखिरकार ये एहसास होता है उस दिव्य जीव ने अटीला को आखिरकार चुन लिया था। उसकी तरह नहीं। हमें यहाँ ब्ला का पास्ट दिखाई देता है और जहाँ हमें ये पता चलता है कि ब्ला असल में मुनु का भाई है, यानी कि अटीला का चाचा। हम उसका पास्ट देखते हैं जहाँ वो कहता है दुनिया हमेशा उसके साथ अन्याय पूर्वक रही है और वह प्रतिभाशाली आदमी का भाई बनकर पैदा हुआ था।
इसी वजह से इसकी जिंदगी हमेशा मुनुक की तुलना करते हुए बीती। फिर भी वो प्रेरित था, उसे अपने बड़े भाई को पकड़ने की चाहत थी जिसे वह बहुत मानता था। वह उस पागलपन को महसूस करना चाहता था जो उसे खून थूकने पर मजबूर करता था, लेकिन एक लड़ाई के दौरान सब कुछ अलग मोड़ ले लिया। मुनुक ब्लैक वुल्फ जनजाति का सबसे ताकतवर योद्धा बिना रुके दुश्मनों को तबाह कर रहा था। ब्लाटो उसे अकेले ही आगे बढ़ने पर डांटता था, मगर उसका भाई बस माफी मांगता था। फिर जब ब्लाटो उसे अकेले ही सबके साथ लड़ते हुए देखता तो उसे शिकायत करता। फिर भी मुनुक मैदान के बीचों बीच लड़ता रहता। अचानक ब्लेक देखता है कि एक नया दुश्मन आ रहा है। हताश होकर वह भागता है अपने भाई का नाम चिल्लाते हुए। एक दुश्मन मुनुक पर पीछे से वार करने की तैयारी कर रहा था। मुनुक के नाम के चिल्लाने के चक्कर में उसका वार ब्लैक के चेहरे पर लग जाता है। युद्ध के दौरान उसकी रक्षा करते हुए घायल होने के बाद वो अपने भाई के सामने घुटने टेकता है। वो पूछता है कि उसने इतना योगदान दिया, फिर भी अगली लड़ाई में वो क्यों नहीं जा सकता। मुनुक बस माफी मांगता है और समझाता है कि वो अपनी घायल आंखों के साथ अब युद्ध में नहीं लड़ सकता। उसकी सराहना के बजाय उसका स्थान उससे छीन लिया गया। एक संदेहवाचक आक्रमण की खबर लाता है। मुनुक जाने की तैयारी करता है और उसी वक्त ब्लैक को ये एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला था, जो सोचता था कि वो साथ लड़ रहे हैं। वो कहता है कि उसका भाई कभी उसकी तकलीफ और पीड़ा को समझ नहीं पाएगा और जोर देकर कहता है कि वो खलनायक नहीं है। उसके नजर में मुनुक जिसने उसे छोड़ दिया और ब्लैक वुल्फ ट्राइब ही असली दोषी है। इस सोच से प्रेरित होकर वह खड़ा होता है और सब कुछ खत्म कर देने की कसम खाता है। वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है कि कोई भी उसके रास्ते में न आए। अटीला उसका सामना करता है और उसे बोलना बंद करने का आदेश देता है। आगे बढ़ने की तैयारी में अटीला उसे कहता है कि वो ऐसे ही उसे किसी को चोट पहुंचाने नहीं देगा। अटीला कहता है कि वो इस जैसे आदमी को ऐसे बच के भागने नहीं देगा। फिर वो कहता है कि वो ऐसे ही अपने फैमिली और साथियों को फिर से नुकसान पहुंचने नहीं देगा। फिर वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ कूद पड़ता है कि वो किसी को भी चोट न पहुंचा सके। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े। ब्लेड और अटीला हवा में जोरदार टकराए। अटीला ने वार किया, आखिरी वार सीधे ब्लैक के सिर पर लगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अंदर से सब कुछ उसके लिए एक दया थी। फिर भी उसकी एक ही इच्छा थी कि उसका भाई उसे बताता कि वे साथ मिलकर फिर से लड़ेंगे। ब्लेड उन पलों को याद करता है जब वे साथ साथ लड़ते थे। दूर से देख रहे लोग समझ जाते हैं कि लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। लड़ाई ब्लैक के मौत के साथ खत्म होती है और गांव में शांति लौट आती है। इसके बाद वह फैसला करता है कि वह परी लोग जाएगा। टीला अलविदा कहता है और अब वो कहता है कि वह जा रहा है। एक आदमी यह सुनकर हैरान होता है तो दूसरा कहता है अगर वो हमारा अगला मुखिया बन जाता है तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मुनुक कहता है कि अब अफसोस की बात है, टीला की वो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। गाँव वाले विरोध करते हैं। गाँव वाले कहते हैं ऐसा नहीं है, वो बखूबी काम करेगा। मुनुक फिर कहता है कि वो उन्हें दिखाएगा आखिर क्यों। सब हैरान होकर देखते हैं। मुनुक अपना हथियार तैयार करता है। अचानक मुनुक अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। इस अचानक हमले से अटीला चौंक जाता है और प्रतिक्रिया करता है। वो अपने पिता के वार को रोकने में कामयाब हो जाता है और हैरान होकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है। मुनुक उसकी तारीफ करता है और कहता है उसकी अपनी रक्षा करने की स्किल काफी बढ़िया थी। फिर भी वो कहता है कि उसकी मुद्रा काफी कमजोर थी और भी कई कमजोरियां हैं। अटीला चुप रहता है और स्थिति को समझ नहीं पाता। मुनुक कहता है कि उसके पास साफ तौर पर कोई खास ताकत है। फिर वो बताता है कि जो तलवार उसे सौंपी गई है वो इस बात का सबूत है कि उसका बड़ा मुकद्दर उसका इंतजार कर रहा है। मुनुक समझाता है कि जब लोग निराशा का सामना करते हैं तो उनकी आत्मा की परीक्षा होती है और ब्ला ने अपनी आत्मा की रोशनी खो दी। फिर वह उसे सलाह देता है अपना दिमाग, तकनीक, शरीर और रूह ऐसे मजबूत रखना जैसे वह सैकड़ों बार स्टील को गर्म करके बनाया गया हो। आखिर में वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी आत्मा की रोशनी मत खोना। अटीला अपने पिता को पुकारता है और वह उनकी बातों से सहमत होता है। मुनुक फिर अपने बेटे से तुरंत वापस आने की बात कहता है। तभी उसकी राह में एक औरत अरुकू आती है। वह पास आकर कहती है कि यह एक वादा है। अचानक वह उसकी गर्दन में कुछ डालती है, इससे वह हैरान हो जाता है। अरुकू उसे गले में एक ताबीज पहनाती है। जब वो उसे गले लगाती है वह चीज दिव्य जीव के दांतों से बनी है। वह कहती है कि वह जरूर उसकी रक्षा करेगा। अटीला उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। मुनुक उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़कर विनती करने लगा कि मत जाओ। दूर से अटीला अपने गांव के लोगों को विदा कर रहा था जो उसे गांव के दरवाजे पे देख रहे थे। बाद में वह अकेले ही अंधेरे जंगल में अपना कैंप लगाता है। आग के पास बैठकर वह कहता है कि मांस अच्छे से पक रहा है। वह गर्म एक टुकड़ा उठाता है और कहता है ये स्वादिष्ट दिख रहा है। वह पहला निवाला काटने ही वाला होता है, लेकिन वो जंगल की एक आवाज सुनकर रुक जाता है। वह मुड़कर पेड़ों के बीच की अंधेरी जगह वो घूरने लगता है। अटीला तब उससे पूछता है कि वह उसकी कितनी देर तक पीछा करेगा। उसी वक्त उस दिव्य जानवर का छोटा पिल्ला अंधेरे से बाहर आता है। अटीला अंधेरे की ओर मुड़ता है और उनसे पूछता है कि वे उसका पीछा कब से कर रहे हैं। पिल्ला धीरे धीरे एक पेड़ के पीछे से झांकता है। अटीला शांत होकर बस उससे घर जाने को कहता है। वो छोटा पिल्ला जमीन पर बैठ जाता है और अटीला चुपचाप उसे देखता रहता है। वो फिर उसे समझाता है कि वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसलिए वो चुपचाप से अच्छा लड़का बने और अपने घोंसले में वापस चले जाए। ठीक है। फिर उस छोटे से बच्चे का पेट गरजने लगता है और उसकी नजरें अटीला के हाथ में पकड़े मांस पर टिक जाती है। ये देखकर अटीला हार मान जाता है और उसे अपना खाना देने की कोशिश करता है। कहता है इसे खा लो और फिर चले जाना। वो बच्चा मांस के टुकड़े को बहुत ही चाव से खाता है और थोड़ी देर बाद वह गहरी नींद से सो जाता है। अटीला को एहसास होता है कि उस बच्चे ने उसका मांस का टुकड़ा ले लिया है। वह उसे प्यारा दिखने के बजाय उसे जंगली कहता है और इसे पीछे छोड़ने का फैसला करता है। जब वो मुड़ता है तो वो अचानक रुक जाता है। जब कुछ अजीब सा देखकर पूछता है वो क्या है। वो बच्चा कुछ थूकता है जिसे अटीला हैरानी से चिल्ला उठता है। वह प्राणी उसे कहता है कि उसे ऐसे डराया मत करो।
फिर वो उसे एक टहनी देता है। फिर वो अटीला उलझन में पूछता है ये एक तोहफा है क्या? फिर चिल्ला कर कहता है उसे इसकी जरूरत नहीं है। फिर वह छोटा बच्चा उसके गोद में घुस जाता है, जिससे वह सोचता है कि ये इतना क्यों जुड़ रहा है। फिर वो सोचता है कि क्या इस प्राणी को अपनी माँ की खुशबू आ रही है। ये वही बच्चा था जिसे ब्ला ने बंधक बनाया था। वो दिव्य जानवर अपनी जान परवाह किए बिना लड़ रहा था इसे बचाने के लिए। इसलिए अटीला इसे इतनी खतरनाक यात्रा पर लेकर नहीं जाना चाहता था। गोद में सो रहे बच्चे को घूरता है और स्थिति को एक बड़ी समस्या समझता है। अचानक छोटे जीव तलवार के पास लेट जाता है। उसी पल उसे याद आता है कि बच्चा भी एक राक्षस जीव है जो हथियार की सुरक्षा के लिए बंधा हुआ है। सूरज निकलता है, सुबह हो चुकी है। छोटा जीव उठता है और चारों ओर देखता है। फिर उसे एहसास होता है कि अब अटीला वहाँ नहीं है। डर के मारे वह उस दिशा में दौड़ता है जहाँ वह गया था। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गया, जैसे खो गया हो। थोड़ी देर बाद वो बच्चा रोने लगा। अटीला तलवार लेकर आया और पूछ रहा था क्या ये वही चीज है जो वो ढूंढ रहा था। उसने बताया कि वो उसे तलवार नहीं दे सकता, लेकिन अपनी पट्टी का एक टुकड़ा फाड़ कर उस बच्चे की गर्दन में बांध दिया। अटीला बोला कि ये तो एक तोहफा है। फिर वो मुड़ कर जाने लगा और उसे साथ आने के लिए बुलाया। जाते जाते मजाक में चेतावनी दी कि अगर वो साथ नहीं आया तो उसे पीछे छोड़ दे। बच्चा खुशी खुशी दौड़ा और खुद को उसके पैर में रगड़ने लगा। वो खुशी खुशी उसके पीछे रास्ते पर चलने लगते हैं। अटीला चेतावनी देता है कि अगली बार खाना तब मिलेगा जब वे अगले गाँव पहुंचेंगे। फिर वो उसे दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोनों साथ साथ एक पहाड़ी के रास्ते सफर करते हैं। दूर से एक औरत एक गोले में उन दोनों की यात्रा देख रही है। वो उसे एक जंगली और मजबूत योद्धा बताती है जो जादुई जहरीली सुई तोड़ सकता है। वह जादूगरनी एलिजाबेथ सोचती है इतना खास इंसान कहाँ छुपा हुआ था। आखिरकार वो कहती है कि अब उसे काफी दिलचस्पी हो गई है। अटीला घोषणा करता है कि वे पहुंच गए हैं। उसके सामने उसके शहर का एक पहला शहर है। वे एक दुकान में घुसते हैं जहाँ छोटा सा जीव तुरंत खाना शुरू कर देता है। एक स्टूल पर बैठा अटीला चेतावनी देता है कि वो मत खा। तभी दुकान का मालिक एक बड़ा सा खास पकवान लेकर आता है और देरी के लिए माफी मांगता है। मेज पर स्वादिष्ट दिख रहे बड़े बन रखे जाते हैं। अटीला एक बन उठाता है, काटता है और आदमी से पूछता है कि क्या वह जानता है कि परियों का राज्य कहाँ है। दुकान का मालिक ने कहा कि उसके कभी इसके बारे में नहीं सुना। उसने कहा कि उसे भी यही उम्मीद थी। परी राज्य एक तैरता हुआ द्वीप है जो कुरियल श्रद्धा महाद्वीप के उत्तर सागर में है। उसने एक घूंट लिया और कहा उसने यह तो अपनी किताब में ही लिखा था। फिर उसने कहा कि उसे इसे और भी डिटेल्स में लिखना था। दुकान के मालिक को आश्चर्य हुआ कि उसने अपना खाना इतनी जल्दी कैसे खत्म कर लिया। अटीला जानता है कि उसे उत्तर सागर तक पहुंचने के लिए उसे एक खास जगह से गुजरना होगा। उसकी राह में दानव जैसे लोग और ड्रैगन भरे पड़े हैं। उसके अलावा उसे इन इलाकों के बारे में रहने वाले खतरनाक जीवों का भी सामना करना होगा। ये सब सोचकर ही अपने सिर पर हाथ रखता है और अचानक दर्द की शिकायत करता है। एक दूसरे टेबल पर बैठा आदमी परियों राज्य के बारे में दूसरी बार सवाल दोहराता है। उसके तुरंत बाद वह और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जब उनमें से एक अटीला की उम्र पूछता है, उनमें से एक आदमी उठता है और चिल्लाकर बोलता है परियों जैसी कोई राज्य होती ही नहीं है। मजाकिया अंदाज में वह अटीला से कहता है कि अब सपना देखना बंद करो और हकीकत का सामना करो। अटीला ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि उसे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह उठता है और उसे तुरंत जाने का आदेश देता है। नशेड़ी धमकी देता है कि अगर वह जल्दी नहीं किया तो उस छोटे जीव को भून देगा। उसके जवाब में वह जीव उसकी उंगली जोर से काट देता है। अटीला कहता है चिंता मत करो, ये तो बस एक नशेड़ी है। अचानक दूसरा आदमी मेज पर लात मारता है जिससे नशेड़ी हवा में उड़ जाता है। अटीला और दुकान का मालिक उस नए आए व्यक्ति पर अपनी नजरें मुड़ाते हैं। ऑटो भाड़े के सैनिकों के नेता कहता है कि कुछ लोगों के आसपास पीने का मजा नहीं खत्म हो जाता है। दुकान का मालिक उसके यहाँ आने से बहुत डर जाता है और फिर वो अटीला को चेतावनी देता है कि तुम्हारे यहाँ से निकल जाना ही अच्छा होगा। अटीला उलझन में पड़ जाता है कि ये सूरवीर इतना बदतमीज क्यों है। फिर दुकान का मालिक बताता है कि वह ऑटो है जिसे लोग ओकर ब्लेड के नाम से जानते हैं। अटीला मुस्कुराता है जब उसे पता चलता है कि वो एक बाहुबली है जो कभी सूरवीर था। ऑटो सूखी आवाज में कहता है कि उसे किसी को कोई जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। उसी वक्त जो आदमी उसके साथ थे नशे में धूत होकर अटीला पर टूट पड़े। उसकी नजर पास आ रहे विरोधियों पर टिक गई। एक पलक झपकते ही वे सब उसके चारों ओर जमीन पर गिर गए। ऑटो जो हुआ वह देखकर हैरान हो गया। अपने साथियों को हारता हुआ देख वो अटीला से पूछता है कि वो कौन है। अटीला मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो इस कहानी का लेखक है। फिर वो अपना शर्ट फाड़ते हुए कहता है कि अब उसकी बारी है। ऑटो घबरा गया और कहा थोड़ा रुको जरा। आदमी जमीन पर घुटने टेकते हैं और माफी मांगने लगते हैं। फिर अटीला पीछे हटते हुए बोला कोई बात नहीं, ये तो बस एक आत्मरक्षा थी। खुद को सही ठहराते हुए उसने कहा कि उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि उस पर पहले हमला किया गया था। तभी दुकान के मालिक उसके हाथ पकड़कर धन्यवाद दिया जिससे वह हैरान हो गया। अटीला ने एक वांटेड पोस्टर उठाया, पूछा कि क्या ये लोग अपराधी हैं जिन्हें अभी उसने हराया। दुकान के मालिक ने बताया कि लॉर्ड ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। पूरा शहर उनके कारनामों से बहुत परेशान था। फिर अटीला ने सोचा कि आखिर क्यों वारंट में उन्हें जिंदा पकड़ने को कहा है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद उनका मकसद उनको युद्ध के लिए भर्ती करना है। अटीला को पता चलता है कि जल्द ही लड़ाई होने वाली है और स्थानीय सेना बहुत कम है, इसलिए लॉर्ड बार्टेन हर किसी को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो अपराधी क्यों न हो। यह सुनकर अटीला मुस्कुराता है क्योंकि उसके लिए यह एक अच्छी खबर थी। वो डाकुओं को पकड़ता है और कुछ देर बाद अटीला और उसके लोग स्थानीय मॉल पहुंचते हैं। अंदर एक आदमी पूछता है कि क्या वही अटीला है जिसने डाकुओं को एक योद्धा के बदले पकड़ कर लाया था। तभी एक कुलीन व्यक्ति आता है और उसको लॉर्ड बार्टेन बताता है। वह उसका स्वागत करता है। यह जवान आदमी भी कहता है कि हाँ ये सच है और वह भी इनाम लेने आया है, लेकिन लॉर्ड बार्टेन उसे डांटते हैं कि बिना वजह युद्ध की बातें क्यों कर रहे हो। अटीला शांत होकर कहता है कि वह बस पहले से तैयारी कर रहा है। लॉर्ड पूछते हैं कि उसे यह बात कैसे पता चली। अटीला बताता है कि उसने सुना है कि हमारे स्थानीय सैनिक विरोधी सैनिकों से कम है और सबको पूर्ण में होने वाली लड़ाई के लिए बुलाया जा रहा है, इसलिए गाँव में न डाकू
डाकू है और न चौकीदार। लॉर्ड बार्टेन कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं क्योंकि अटीला की बात सही लगती है। अटीला आगे कहता है कि उसके डाकुओं को जिंदा इसलिए पकड़ा ताकि उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सके। यह सुनकर बार्टेन उसकी समझदारी की तारीफ करते हैं। अटीला कहता है कि जंगली लोग भी दक्षिण पहाड़ का बार्टेन का नाम सुनकर डरते हैं। यह सुनकर बार्टेन खुश हो जाता है कि उसकी पहचान दूर दूर तक है। अटीला मानता है कि उसका थोड़ा झूठ बोला था, लेकिन कहता है कि बार्टेन की सेवा करना और इनाम लेना उसके लिए सम्मान की बात है। बार्टेन खुश होकर 10 सोने के सिक्के और अपनी पसंद का एक योद्धा देने का वादा करता है, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखता है। अगर अटीला सच में उसकी सेवा करना चाहता है तो उसे गैस्कोनू के खिलाफ युद्ध में शामिल होना होगा। ऑटो और बाकी लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं, लेकिन अटीला बिना सोचे मान जाता है। वह कहता है कि उसे इसी प्रस्ताव का इंतजार था। वह युद्ध में इसलिए शामिल होना चाहता था क्योंकि उसे एक खास आदमी से मिलना था, चार्ल्स आइनहार्ट। वह इस कहानी का मुख्य पात्र था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करो।